हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। तो आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इसका ये सेकेंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट इससे पहले आपको मिल चुका है। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये सेकेंड पार्ट है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं कि प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अन्वीक्षण प्रक्रिया का न होना। इसका तात्पर्य ये है कि इस अधिनियम में दिया गया है कि प्रवेश के लिए आप किसी प्रति व्यक्ति मतलब चंदा लेना, पैसा वसूलना किसी स्कूल के लिए ये क्या है, लीगल नहीं है। और फीस और अनुभवी प्रक्रिया का ना होना मतलब किसी अगर बच्चे को एडमिशन लेना है और वो 1 से लेकर के 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच में अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसका लिए कोई पैमाना नहीं है कि नहीं आप एंट्रेंस दीजिए तब आपका एडमिशन होगा। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, उसमें से एडमिशन का प्रोसेस होता है कि आप एग्ज़ाम दीजिए, फिर उसके हिसाब से आपका उसमें एडमिशन होगा। यहाँ तक कि पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है। अगर पेरेंट्स अगर एक आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, अगर वो इंग्लिश नहीं जानते हैं, पेरेंट्स अगर इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए होता है कि नहीं आपका बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में ऐसा प्रोसेस चलता है। तो ये बाध्य नहीं है। इस अधिनियम में ये कहा गया है कि इसके लिए अगर कोई ऐसा करता है वो इलीगल है। दूसरा अगला पॉइंट हमारा कि प्रवेश के लिए किसी आयु प्रमाण का। तो प्रवेश के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। अब किसी के पास अगर किसी बच्चे के पास में अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एडमिशन नहीं ले सकता है। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मेरा खुद नहीं बर्थ सर्टिफिकेट अभी बना हुआ था वो बात अलग है कि अभी एजुकेशन के लिए है। प्रवेश से इनकार न करना मतलब कि आप जैसे यहाँ पर किया है कि अगर एडमिशन डेट निकल गई है, सपोज किसी विद्यालय में एडमिशन डेट निकल गई है और वो अब विद्यालय मना कर रहा है प्रवेश लेने से, तो ये इलीगल है। तो इसमें राइट है उस बच्चे का कि वो प्रवेश ले सकता है और स्कूल उसमें प्रवेश उसको देगा। और ये सारी चर्चे हम कर रहे हैं ये क्या 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए है ये सारी चीज़ें। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि रोकने और निष्कासन का प्रतिरोध। रोकने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि किसी बच्चे को जूनियर में अगर पढ़ रहा है, सपोज वो 5th क्लास में है, तो उसको अब वो अच्छा नहीं रिजल्ट दे पा रहा है तो उसको रोक दिया गया कि नहीं आप दूसरी साल नेक्स्ट ईयर भी आप 5th क्लास में ही पढ़ेंगे, या कह सकते हैं फेल कर दिया गया। लेकिन ये सीक्रेट है, ये अपने से छोटे भाइयों बहनों को बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि पढ़ना ही बंद कर दें। तो इसलिए क्या है कि इसमें उनको राइट है छोटे बच्चों को कि 1 से 8 तक की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, तो वो क्या है कि उसमें किसी भी क्लास में उसे रोकने का प्रावधान नहीं है। और निकासन का नहीं है कि आप किसी स्कूल किसी क्लास से उसको निकाल दिया कि नहीं आप यहाँ से रेस्ट्रिकेट कर दें, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इस अधिनियम में। नेक्स्ट है कि बालकों में शारीरिक दंड और मानसिक दंड का उत्पीड़न। टीचर बनने जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम त्याग दीजिए कि बालकों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का बिल्कुल प्रतिषेध दिया किया गया है। ये बिल्कुल ही हमारा इलीगल है। तो टीचर बनने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय को स्थापित न किया जाना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर किसी के पास किसी विद्यालय के पास में अगर वो उसके पास मान्यता प्राप्त नहीं है तो ये ऐसे विद्यालय स्थापित नहीं किए जाएंगे। और इन विद्यालयों को इनको क्या किया जाएगा, इनको मान्यता नहीं दी जाएगी। और ऐसा कोई विद्यालय भी नहीं है जो कि मानक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया है कि विद्यालय के जो मान है और मानक अगर वो पूरे नहीं करते हैं तो उनको ये दिया गया था कि ये जब 10 अप्रैल और 2010 में ये लागू हुआ था तो तब कहा गया था कि 3 साल के अंदर वो जितने भी मानक हैं उनको पूरे कर लेना चाहिए ऐसे विद्यालयों को। और ये वाले पॉइंट में ये था कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड जो मानक थे उसके धारा 19 में जो बताया गया था उनको पूरा करना है तो ऐसे ही विद्यालय चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति तो इसमें अनुसूची का संशोधन करने की जो शक्ति दी गई थी वो केंद्र सरकार पर है। केंद्र सरकार पर अब जैसे कि आपने अनुसूची 7th में दिया है कि कुछ संघ के कुछ राज्य के अधिकार हैं, तो यहाँ पर अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति जो है वो किसकी है, केंद्रीय सरकार की है। और उनके मानक को परिवर्तन भी कर सकती है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि
विद्यालय प्रबंधन समिति, तो एक विद्यालय प्रबंधन समिति भी होनी चाहिए। जैसे कि अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल को छोड़ करके कौन से विद्यालय होने चाहिए, जो जिसमें से अनुदान नहीं पाते हैं, जो निजी निजी स्कूल हैं, उनको छोड़ करके सभी की एक प्रबंधन समिति होती है। और उनका जनप्रतिनिधि जो होता है वो कौन होता है, पेरेंट्स होता है, अभिभावक होता है। कौन होता है, पेरेंट्स होता है, अभिभावक होता है। और इसका एक तरीके के कह सकते हैं, ये समिति जो होती है कामकाज जो जितने भी होते हैं उनका सब मॉनिटर करती है। तो इसमें ये भी प्रावधान दिया गया है। दूसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विद्यालय विकास योजना। तो विद्यालय विकास योजना क्या होना चाहिए, तो जो हमारा 21 में दिया हुआ है कि विद्यालय में जो प्रबंधन समिति है तो वो एक विकास योजना बनाएगी और उसके कार्य की संस्तुति की जाएगी। किसमें, ये विद्यालय विकास, ये तो 21 में हमारा दिया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आर्ताएं और सेवा में निबंधन और शर्तें। तो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या होना चाहिए, उनकी आर्ताएं पूरी कंप्लीट होनी चाहिए और जो उनके मानक हैं वो भी पूरे होने चाहिए। और इनकी नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं क्या होनी चाहिए, वो सारी निर्धारित की गई हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। तो शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, एक नियमित स्कूल में शिक्षकों का क्या कर्तव्य है कि उनको डेली स्कूल जाना चाहिए। अब ये नहीं है कि अटेंडेंस लगाकर चले आए और आराम से बस, तो ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है, शिक्षकों को डेली स्कूल जाना चाहिए और उनको वहाँ पर जो जिसके लिए है, जो उनका कर्तव्य है वहाँ पढ़ाने के लिए है, तो वो पूरा कर्तव्य अपने तन मन धन से करना चाहिए। शिकायतों को भी, अभिभावक की कोई शिकायतें हैं या बच्चों की, तो उनको भी कंप्लीट पूरा करना चाहिए। ये ऐसा प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि छात्र और शिक्षक का अनुपात। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, तो 1:40 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 40 छात्र हो सकते हैं एक टीचर पे, 40 छात्र प्रिंसिपल को छोड़ करके। तो ये अनुपात पूछा जाता है कि कितना होना चाहिए। इसके बाद और भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गैर सरकारी के गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभी नियोजित किए जाने का प्रतिशत। तो यहाँ पर ही इसका तात्पर्य ये है कि जब देखा जाता है तो प्राइमरी टीचरों को लगा दिया जाता है जनगणना में और अदर कार्य में, तो ऐसा ये नहीं है कि गैर शैक्षिक प्रयोजन है। तो इनको एक इनका भी एक अधिनियम है कि एक सिर्फ जनगणना और चुनाव किसके लिए, जनगणना के लिए और चुनाव के लिए। और और इसके अलावा तीसरा हमारा पार्ट है कि आपदा राहत के लिए। तो ये 3 चीज़ें हैं कि इन 3 पहलुओं में हमारा जो शिक्षक होता है, जो गवर्नमेंट शिक्षक होता है, इन 3 पहलुओं में काम करता है, एक जनगणना के लिए और एक चुनाव के लिए और किसके लिए, आपदा राहत के लिए। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे इसके लिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ऐसे ही पूछे जाते हैं कि इसमें जैसे एक क्वेश्चन पिछले साल लास्ट ईयर पूछा गया था कि गैर शैक्षिक प्रयोजनों में कौन से कार्य नहीं शामिल हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो यहाँ पर क्या था कि जैसे कि उसमें दिया हुआ था कि किसी क्षेत्र का सिंचाई का रिलेटेड से क्वेश्चन दिया था कि उसमें ऑप्शन था। तो इसमें से 3 जो थे वो तो थे जनगणना और चुनाव और आपदा राहत के लिए, लेकिन इरिगेशन से रिलेटेड जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नहीं था। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा एक सेकेंड पार्ट था। इसका मैं थर्ड पार्ट बहुत ही जल्दी लाऊंगा और ये हमारा इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने सारे कवर किए हैं और 8-10 पॉइंट और भी होंगे। तो इस तरीके से आप अगर थोड़ी सी तैयारी करते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से तो अच्छा आप कर सकते हैं। और ये पॉइंट्स हमेशा आपको याद रखने चाहिए, इनको हम कैसे याद करें, क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।